हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अंबर गोल्ड टीएमटी बार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डाइजन टैबलेट, एसिडिटी या गैस से जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 में। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा। अबादा फाउंडेशन की तरफ से छात्र विकास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्रों को चैंपियन बनने के लिए किया गया प्रेरित। सीएम का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री शाह से मिले सीएम धामी। सीएम धामी ने अमित शाह से की शिष्टाचार भेंट। प्रति पैक्स की धनराशि को बढ़ाने का किया आग्रह। उत्तराखंड में भू कानून बनाए जाने की मांग तेज। राज्य आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन। आंदोलनकारियों भू कानून बनाए जाने की कर रहे मांग। दून कॉलेज में नई ओटी बनकर हुई तैयार। मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी आधुनिक ओटी। देश के मशहूर सर्जन देंगे प्रशिक्षण। कॉलेज तैयारी, ओटी का जल्द होगा उद्घाटन। देहरादून अमृत महोत्सव को लेकर शहरी विकास विभाग में तैयारियां तेज। शहरी विकास मंत्री ने तिरंगा लगाने का किया लक्ष्य। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रखा गया लक्ष्य। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी देहरादून रोड पर आईटीबीपी के पास एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे में बस में सवार कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। साथ ही घायलों को फायर सर्विस एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अबादा फाउंडेशन की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत छात्र विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र विकास कार्यक्रम का ऋषिकेश के 10 स्कूलों में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अबादा फाउंडेशन की ट्रस्टी रितु पटवारी ने फाउंडेशन के चेयरमैन श्री विनीत मित्तल जी की इस धारणा को उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ही मनुष्य अपने माता पिता, समाज और संस्कृति, संतों, साथ ही ऋषि मुनियों और प्रकृति का ऋण चुका सकता है। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अपने सपनों की उड़ान देकर चैंपियन बनने की कला को विभिन्न एक्टिविटीज और प्रेजेंटेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने अनुसंधान और साक्ष्य आधारित कार्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सीखने का दायरा बढ़ाने के लिए अनुभवनात्मक गतिविधियों पर जोर दिया। उन्होंने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के अनूठे मिश्रण द्वारा विद्यार्थियों की मानवीय क्षमता को ऋषिकेश के 10 स्कूलों में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय किया है। कार्यक्रम में डॉक्टर भारद्वाज ने नमस्ते के अर्थ की वैज्ञानिक विवेचना करते हुए विद्यार्थियों से भारतीय संस्कृति की अभिवादन की नमस्ते करने को परंपरा को अपनाने का आह्वान किया। इसी कड़ी में उन्होंने भारतीय संस्कृति की और भी परंपराओं की वैज्ञानिक विवेचना की और विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ग्रंथ देकर सम्मानित किया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री से केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही प्रति पैक्स 50,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रुपए की धनराशि आंकलित की गई है। ये प्रति पैक्स किए गए व्यय के सापेक्ष कम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड पैक्स कंप्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है और पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जाने वाली सहायता को उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 670 पैक्स द्वारा कुल 18.76 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के 160 से 8 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी है, जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। अब शेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीने में पूरा किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को
कंप्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। राज्य में सशक्त भू कानून बनाए जाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सशक्त कानून बनाए जाने की मांग की। आंदोलनकारियों ने गांधी पार्क से होते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया। आंदोलनकारियों की ओर से लगातार भू कानून बनाए जाने की मांग उठाई जा रही है। राज्य आंदोलनकारी मंच अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार भू कानून बनाए जाने में नाकाम साबित रही, जिसके चलते अभी तक सशक्त भू कानून अस्तित्व में नहीं आ सका। सरकार को इसको लेकर ठोस कानून बनाने की जरूरत है, जिससे राज्य में भू माफियाओं पर नकेल लग सके। आप देख रहे हैं कि हमें किस प्रकार से जो है 22 साल के बाद भी अपने प्रदेश में रह के अपने हक हकूक के लिए सड़क पे आना पड़ रहा है। 42 से ऊपर शहादतें इस राज्य के लिए दी गई और आज हम चाहते हैं कि हमारी जो बची हुई जमीन है उसको हम बचाएं। हिमाचल की तर्ज पे सशक्त भू कानून यहाँ सरकार लागू करे, हमारे मूल निवास हमारे को मिले। आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम माननीय त्रिवेंद्र जी ने 2018 में जिस प्रकार से एक हल्का सा एक लाइन लिख के उन्होंने कहा कि कोई भी आओ और कितनी जमीन खरीद लो, हमारा प्रदेश लूटता चला जा रहा है। हम उस भूमि को बचाने आए हैं। हम पूरे भारत का माथा है हम लोग। हम यहाँ से पूरे जो है ग्रीनरी को बनाए हुए हैं, उस ग्रीनरी को बनाने के लिए हम अपनी जमीन को बचाना हमारा जरूरी है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिन 42 से ऊपर शहादतें इस राज्य के लिए दी गई, वो केवल इसलिए दी गई थी कि प्रत्येक उत्तराखंड राज्य में हम अपने रोजगार, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन इनको लेकर आगे बढ़ सके और विकास की एक नई बयार खड़ी कर सकें। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तमाम राज्य अनुकारी मंच के बैनर के तले सभी संगठन जिस प्रकार से सड़क पर आने को विवश हो रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय धामी जी इस भू कानून को, सशक्त भू कानून को लागू करेंगे और मूल निवास का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। प्रदेश के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने के उद्देश्य से लगातार काम किया जा रहा है। अब मेडिकल कॉलेज में आधुनिक उपकरणों के साथ नई ओटी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका जल्दी उद्घाटन होने जा रहा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सयाना ने जानकारी देते हुए बताया है कि अस्पताल में नई ओटी का निर्माण पूरा हो चुका है और इस ओटी में आधुनिक लेप्रोस्कोपिक मशीनें लगाई गई हैं, जिसका 13 अगस्त को विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान एक कार्यशाला का आयोजन भी होगा, जिसमें लेप्रोस्कोपी मशीन से ऑपरेशन करने में महारत हासिल करने वाले देश के मशहूर चिकित्सकों को भी बुलाया गया है, जिनके द्वारा कॉलेज के चिकित्सकों को ऑपरेशन करके दिखाया जाएगा। साथ ही इन मशीनों के बारे में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। वहीं आधुनिक तकनीकी के उपकरणों के द्वारा 2 दिनों तक ऑपरेशन किए जाएंगे। साथ ही बीच बीच में कई सेमिनार भी आयोजित होंगे, जिनमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जाएगी। अभी लेप्रोस्कोपी विधि से जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उसमें कुछ नई मशीनें लगी हैं और उसका विधिवत प्रारंभ जो है जो हम करने जा रहे हैं शीघ्र, और हमारी जो नई ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग जो बनी है उसका भी जो है विधिवत शुभारंभ होना है। 13 तारीख को सबसे पहले हम वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में एक सजीव जो कार्यशाला, इसमें जो प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाएगा और इसमें पूरे भारतवर्ष से नामी जो सर्जन हैं, विशेषकर लेप्रोस्कोपी विधि से जो ऑपरेशन जो किया जाता है उसमें विशेषज्ञता है उनकी, वे सब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। पूरे 13 तारीख को पूरे दिन ऑपरेशन होगा और कुछ जो है ऑपरेशन 14 तारीख को होंगे और यहाँ पर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और कई ऐसे जो है हमने जो है सेमिनार और ऐसे जो है व्याख्यान रखे हुए हैं, उसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। और हमने पूरे उत्तराखंड और पूरे भारतवर्ष में हमने जो है सभी को जो है न्योता दिया है और इस कार्यशाला में जो है हमें लगता है कि
पूरे भारतवर्ष से नामी सर्जन यहाँ पर प्रतिभाग करें। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर शहरी विकास विभाग में भी तैयारियां तेज कर दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 7,50,000 तिरंगा झंडा बांटने का लक्ष्य दिया गया है। उनका कहना है कि अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में राष्ट्र का गौरव तिरंगा झंडा फहराने को कहा है, वहीं उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में 7,50,000 तिरंगा झंडा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 103 निकायों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमने हर घर तिरंगा, माननीय मोदी जी का जिस प्रकार से हम सबको आह्वान है, और वास्तव में अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। देश के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, उसको हम अपने घरों पे लगाएं, ऐसा हम सभी का संकल्प भी होना चाहिए। और मैंने अपने जो विभाग है, चाहे हमारा शहरी विकास से संबंधित होगा, वित्त से संबंधित होगा, आवास से संबंधित होगा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मैंने बैठक ली है और सभी से कहा है कि अपने अपने विभागों के माध्यम से मेरे पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा हर घर में लगे। उसमें हमारे जो मंत्रालय है उसके विभागों का भी योगदान होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे सभी विभागों की तरफ से पूरे प्रदेश भर में 7.5 लाख झंडे यानी तिरंगे, 7.5 लाख तिरंगा उसको हम लगाने का काम करेंगे। और मैं सभी से आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि ये 12, 13, 14, 15 तारीख को अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं। उन रणबांकुरों को, उन हमारे देश पे मर मिटने वाले लोगों को, ये उनको श्रद्धांजलि देने का भी दिन होना चाहिए। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 25 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा अभियान को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की बात कही थी। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि इस बार आजादी का अमृत महोत्सव हर घर में तिरंगा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी ने प्रदेश में 20 लाख से अधिक घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक पार्टी सांसद को 30,000 झंडों का लक्ष्य दिया गया है। वहीं तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी अपने कार्यकर्ता और समर्थकों और प्रवक्ताओं के साथ बैठकें कर रही है। साथ ही बैठक में तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं तिरंगा अभियान को लेकर सीएम धामी ने कहा कि तिरंगा अभियान को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। साथ ही संगठन स्तर पर भी बैठकें की जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार भी यात्रा को सफल बनाने के लिए काम कर रही है। इसमें संगठन और कार्यकर्ताओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हम इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भी जोड़ेंगे। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर सभी के मन में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से इस महान अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि इससे पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों तक, 20 लाख परिवारों में घर घर तिरंगा, ऐसा करके अभियान, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहां सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में और नीचे तक बूथों तक की सारी योजना बन रही है। उसी योजना के तहत आज हमारी बैठक है और इससे पहले भी हम लोग आज 2 बैठकें कर चुके हैं, जिसमें हमने स्कूल के सभी
यहाँ के संचालकों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी के साथ अभी हम लोगों ने बैठक की है और सभी से आह्वान किया कि जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है और आज़ादी का अमृतकाल जो 15 अगस्त 2022 के बाद प्रारंभ होगा, उसमें हमारे नौनिहाल बच्चे वो उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़ना है, तिरंगा अभियान से जोड़ना है। और सभी ने जो है हम लोगों को कहा है कि सभी लोग पूरे जोश के साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर दूर दराज में हर घर में तिरंगा लगाएंगे। हम सबका आह्वान भी करते हैं कि सभी लोग इस राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम में। हर घर तिरंगा अभियान को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश भाजपा ने पार्टी के सांसदों, विधायकों, नगर निगमों के मेयर, जिला पंचायतों और निकायों के अध्यक्ष को तिरंगा लगाने के टारगेट दे दिए हैं। प्रदेश सरकार और पार्टी ने राज्य में मिलकर 20 लाख से अधिक घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक पार्टी सांसद को 30,000 झंडों का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा पार्टी के प्रत्येक विधायक को 3,000, भाजपा शासित नगर निगम के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष को 10,000, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों को 3,000 तिरंगा संबंधित क्षेत्रों में स्थित घरों में फहराने की जिम्मेदारी दी गई है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे कावड़िए की बाइक का पुलिस ने चालान कर दिया। गुस्साए कावड़ियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जाम लगा दिया। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में बरेली जिले के बहेड़ी कोतवाली अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के दर्जनों कावड़ियों का जत्था हरिद्वार से कावड़ लेकर बहेड़ी जा रहा था। इसी दौरान जत्थे के साथ बाइक सवार कावड़िए आगे चल रहे थे। किच्छा के अंबेडकर चौक पर वाहन चेकिंग कर रही किच्छा पुलिस ने कावड़िए की बाइक को रोककर 500 रुपए का चालान कर जुर्माना वसूल कर लिया। कांवड़िए की बाइक का चालान काटे जाने की सूचना पर दर्जनों कांवड़ियों और धार्मिक संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए। गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा करते हुए खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर जाम लगा दिया। हंगामा कर रहे कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों पर शिव भक्तों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। इसी दौरान जाम से सैकड़ों वाहन फंस गए, जिससे चौराहों के चारों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने खेद व्यक्त किया और चालान के रूप में वसूले गए 500 रुपए वापस किए जाने के बाद मामला शांत हुआ। मामले की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जाम खुलने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। धर्म की पुरानी परंपरा है और इसको भंग करने की जो कानूनी कार्रवाई की गई है, इसको तत्काल वापस किया जाए और नहीं तो सारे कांवरिया, साधु संत सब एकत्रित होकर डीएम के यहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर जिसने चालान किया उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारी जनरेटर की फान बेल्ट और पंखड़ी टूट गई थी जी। हमने भैया को, वहाँ से एक भैया थे पास ही के हैं हमारी तरफ के, हमने उन्हें भेजा। हमने कहा भैया हम अंधेरे में आ रहे हैं, अब यहाँ से हमारी पंखड़ी और फान बेल्ट आने तो हम चढ़ा देंगे। ये उन्हें यहाँ पर भेजे, यहाँ पर पकड़ के उनका चालान काट दिया। बोले आपकी गाड़ी का चालान काट दिया। वो ये हम उन्हें जानते थोड़ी नहीं थे इतना, वो वैसे जान पहचान थे। बाइक का है? हाँ बाइक का। तो वो हमसे हाँ ये बाइक तो ये झंडे, हमने कहा हम कावड़ वाले व्यक्ति हैं, उन्हें चालान काटा और चले गए। बोले जो होगा वो आता रहेगा। किच्छा प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि 364 दिन पुलिस यहाँ से गायब कैसे रहती है? 10 दिन से यहाँ सेवा लगी हुई है, न पुलिस इस चौराहे पे न उस चौराहे पर है, जबकि जो शमशान घाट के पास चौराहा है, इतना बेतुका चौराहा बनाया गया है कि किसी भी कांवड़िए की वहाँ मौत हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज जो यहाँ पर चालान काटा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमारी मांग है वो प्रशासन उस व्यक्ति को यहाँ पर आकर चालान के पैसे दे और सिर्फ भक्तों से माफी मांगे, अन्यथा पूरे शहर के अंदर हम चक्का जाम कर देंगे। हम लोग यहाँ मंडी में अपना सेवा लगा रखी थी, हमको पता ज्ञात हुआ कि अभी चौराहे पे कुछ कांवड़ियों के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की। अभी उससे जिसने चालान काटा है उस पुलिस वाले को घेर लिया था, हमने उसको बचाया किसी मुश्किल से। उसने ये बताया कि वो मोटरसाइकिल में बगैर हेलमेट के वो जा रहा था और शराब के नशे में था, हमने इसलिए चालान काटा। मैंने कहा अगर वो शराब के नशे में कहाँ आता, कांवड़ वाला को शराब के नशे में नहीं होता। इस बात को मैं कह रहा हूं और इस बात का अगर उसका तब गया जिस अधिकारी ने इसका चालान काटा है वो माहौल खराब किया है उसने। ये आगे बहुत कांवड़िए हैं माहौल खराब कर रहे हैं। ये इस तरीके सुरक्षा देने के बजाय
और यहाँ पे अतिक्रमण कराने की, सड़कें जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा तो नहीं दी पुलिस ने हमने, जबकि प्रशासन को लिख के दिया हुआ है कि यहाँ सेवा चल रही है। यहाँ से भक्तों का एक डाक कावड़ जारी थी, उसको देखते हुए उन्होंने कोई गाड़ी का चालान कर दिया। उस चालान को ये कांवरियों की गाड़ी थी तो उस विरोध में इन्होंने जाम लगा दिया। वो चालान उन्होंने अनजाने में काटा, कैसे काटा ये शिव भक्तों का ये है कि हम तो लोग तो यहाँ थे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ शिव भक्तों की बड़ी भीड़ है, उसको जाम खुलवाने के लिए हम आए हुए हैं। और देखिए शायद शिव भक्त मानते हैं तो इसको चालान वापस करा के और इनको भक्तों को रवानगी कराते हैं। क्या आपको ये पता है कि महाशिवरात्रि चल रही है और सावन का महीना है, इस टाइम कितने दूर दूर से बच्चे भोले हमारे कावड़ लेके आ रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं और उनके साथ में बदतमीजी हो रही है, गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। अन्यथा बहुत व्यक्ति बगैर हेलमेट के निकल रहा है। चलो भोला हमारा बगैर हेलमेट के है, उसको तसल्ली से, उसको डाक कावड़ है, उसको प्यार से समझाते कि बेटा आप हेलमेट लगा के चलें। और ये हमारे कावड़ियों के साथ में इतनी बदतमीजी ये हो रही है, सुरक्षा कोई नहीं मिली। हमने जबकि डीएम को, एसडीएम को, यहाँ के प्रशासन को सबको लिख के दिया है कि मेरे यहाँ पर सुरक्षा मिलना चाहिए, कोई सुरक्षा नहीं है पुलिस की। अन्यथा ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों ये गलत हो रहा है। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अचानक भूस्खलन होने से दुकानों पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसमें कोई मानव हानि नहीं हुई है, लेकिन दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए हैं। लगातार भारी बारिश के चलते पहाड़ों में खतरा बना रहता है। पहाड़ों से अचानक बड़े बोल्डर के रूप में पत्थर गिरने का भय बना रहता है। लालकुआं थाने परिसर में शनिवार को रक्षाबंधन व मुहर्रम के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से आए गणमान्य लोगों से मुहर्रम व रक्षाबंधन का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। वहीं परिसर में पीस कमेटी बैठक की अध्यक्षता करते हुए लालकुआं कोतवाली संजय कुमार ने कहा है कि सभी लोग रक्षाबंधन व मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। उन्होंने कहा है कि मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस की विशेष सतर्कता रहेगी। मुहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से कहा है कि कहीं से भी किसी प्रकार से अराजक तत्व जो व्यवधान पैदा कर अराजकता की कोशिश करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए, ताकि उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सके। इधर लालकुआं तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा है कि आयोजित बैठक में सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद है। उन्होंने लोगों से रक्षाबंधन व मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि थाना क्षेत्र के टिगरी इलाके में निर्माणाधीन मकान में 3 चोर मिलकर मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसे थे, जिसके बाद निर्माणाधीन मकान के मकान मालिक और स्थानीय लोगों ने मिलकर चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही चोरों के पास से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां मूसलाधार बारिश से गढ़मीरपुर से सुमन नगर को जोड़ने वाली रपटा पुल नदी में बह गई। बता दें कि देर रात हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसको लेकर नदियों ने कहर बनकर बहना शुरू कर दिया। जगह जगह भूकटाव और नदियों के किनारे रह रहे 1 दर्जन से ज्यादा घरों पर जमींदोज होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने घरों को खाली करने के आदेश दिए हैं। वहीं हरिद्वार महाकुंभ में लाखों रुपए की लागत से बना पुल 1 साल भी नहीं टिक पाया। बता दें कि रपटा पुल गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला मार्ग को जोड़ता है। ये पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था। बता दें कि देर रात से लगातार हो रही बारिश से तमाम नदी नाले अपने उफान पर बह रहे हैं। वहीं गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। गंगा अपने उफान पर 292.70 मीटर के निशान पर बह रही है, जबकि गंगा का खतरे का लेवल 293 मीटर है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना मिलने के बाद जिले के आला अधिकारियों को दी गई है। सूचना पर सिंचाई विभाग की टीम मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची और क्षतिग्रस्त रपटा पुल का निरीक्षण किया। संजीव यादव एसडीओ सिंचाई विभाग हरिद्वार ने बताया है कि देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में ज्यादा पानी आ जाने से रपटा पुल का ऊपरी हिस्सा बह गया है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। वहीं जनहित में रास्ते के आने जाने वाले को देखते हुए कल से ही इसकी मरम्मत और मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आम रपटा पुल है, आम आदमी जो है इससे परेशान है। और कल रात 2 बजे
जो है ये भर के चली है गंगा, और इसका पुल भी बह गया है। और इसी के बराबर में वीआईपी कॉलोनी है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा नाम सचिन गुप्ता है। और मैंने रात देखा है ये पूरी भर के चल रही थी, और किसी वजह से इधर का जो बांध है वो पक्का नहीं है, और किसी वजह से अगर कोई परेशानी हो जाती है, भाव कटान इधर हो जाता है, तो इधर के पत्थर भी जो साइड में है वे बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं। दिक्कत ये हो रही है जी, ये जल्दी सरकार का इतना पैसा इधर लगा हुआ है, और हम चाहते हैं कि इधर पत्थर और ये पुल जो इसका कटान हो रहा है ये पूरा जोड़ होना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी, और ये पुल जो है पक्का बनना चाहिए। सरकार का इतना पैसा लग चुका है, और ये ठेकेदारों को भी कह लिया है और नहरवाई वालों को भी कह लिया है, कोई इस पे कुछ नहीं कर रहा है। और ये भी जो बहा है ये सब नंबर 2 का माल लगा हुआ था इसमें, और इस वजह से बह गया है। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि रात को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से, और यहाँ इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी और कूड़ा करकट भरने की वजह से नीचे के पाइप चौक हो गए, जिससे पानी का बहाव ऊपर से निकला और ऊपर का हिस्सा जो है इसका क्षतिग्रस्त हो गया। और इसको निरीक्षण करने के बाद हम इसको सही कराने की जो प्रक्रिया है वो कल से ही स्टार्ट कर देंगे, और बिल्कुल इसकी पूरी जांच करी जाएगी कि किस वजह से या किस कारणों से ऐसा हुआ, इसके बारे में जांच की जाएगी। तो रात को जो बारिश हुई है, स्पेशली मैं कहूँगा जैसे रोशनाबाद है, गढ़मीरपुर है और नवद्य नगर है, इस एरिया में काफ़ी भारी बारिश हुई है। तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा रो नदी है, इस पर जो एक कॉजवे बना था वो डैमेज हुआ है, और उसके जो पानी निकासी के जो बने थे ब्लॉकेज वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट गढ़मीरपुर वाला पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त नवद्य नगर में कुछ आबादी को भी खतरा हुआ है। तो इमीडिएटली पुलों पे ट्रैफिक और अन्य चीज़ों को सुचारू करने के लिए जेसीबी वगैरह डिप्यूट कर दिया है, इसकी सफाई करवाई जा रही है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी टेक्निकल लोगों को लगाया गया है। और बाकी एज डीएम सर के डायरेक्शन के अनुसार जो अन्य सभी डिपार्टमेंट हैं जो, और अगर कहीं पर लाइन वगैरह क्षतिग्रस्त हुई है या पानी की लाइन डैमेज हुई है तो उसको भी प्रॉपर वॉच किया। खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के संबंध में अब तक की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली गई। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद हरिद्वार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 3,46,000 घर हैं, जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में तिरंगे की व्यवस्था हो गई है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिनकी तरफ से तिरंगे का वितरण किया जाएगा उन्हें एक प्रमाण पत्र भी देना होगा कि इतनी संख्या में हमने तिरंगे प्राप्त किए, साथ ही इतनी संख्या में हमने तिरंगों का वितरण कर दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि आगामी 10 अगस्त को प्रत्येक स्कूल तिरंगा बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, जिसमें छात्र छात्राओं से तिरंगे को सील कर बना सकते हैं, जिसे वे अपने घरों में फहराएंगे। साथ ही सबसे अच्छा झंडा तैयार करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि सभी ब्लॉकों के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती करने के भी निर्देश दिए हैं, जो हर घर तिरंगा के संबंध में अपनी रिपोर्ट देंगे। आज़ादी के जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है 75 वर्ष में, तो उसमें एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है कि हर घर में तिरंगा लगाया जाए, और उसी के संबंध में हम लोग हरिद्वार में जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की है उसके हिसाब से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 3,46,000 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं, और हमारे पास झंडे की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है विभागों के माध्यम से, CSR के माध्यम से सब सुनिश्चित कर लिया गया है। उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर लोग झंडा लगाएं। अभी तक का जो फीडबैक है लोगों में, आम जनमानस में इस पूरे अभियान को लेकर स्वयं में बहुत अधिक उत्साह है, और उम्मीद है कि 13 से 15 अगस्त के बीच में हरिद्वार का चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर घर के ऊपर हमारा तिरंगा शान से जरूर है। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।